नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो जो नहीं झुकेगी, लेकिन सरकार के खिलाफ मैदान में किसान है, उसने भी इनकार कर दिया घर जाने का। आप देख सकते हैं कि किस तरह शाम के समय जब जाड़ा बढ़ जाता है तो किस तरह से किसान अपने आप को सर्दी से बचाता है। लकड़ियाँ हैं, हाथ सेके जा रहे हैं। यहाँ भी इधर देख सकते हैं जो परंपरागत जो तरीका है अपना हुक्का पीने का, चर्चा करने का, उधर भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से गर्मी प्राप्त करने के लिए लकड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ कई किसान बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर रास्ता क्या निकलेगा जब सरकार इनकार कर चुकी है और किसान भी घर जाने से इनकार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर, क्योंकि गाँव में इसी तरह की संस्कृति रही है कि होके पर ही ज़्यादातर निर्णय लिए जाते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या कहेंगे ये जो सीन बना है अब? मेरा नाम स्नेहवीर है और देखिए मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। अगर आंदोलन नहीं होंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। तो लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है तो जन आंदोलन होने आवश्यक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत लंबे समय पहले कह के गए थे कि अगर सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद को आवारा होने से बचाने के लिए ये जो जन आंदोलन है ये बहुत ज़रूरी है। ये इस जन आंदोलन जो लगातार 45 दिनों से चल रहा है, क्या लगता है कि इस लोकतंत्र में इसकी आवाज़ इतनी मुखर होगी कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। इस आंदोलन की एक बड़ी खूबी ये है कि आपने जितने आंदोलन देखे होंगे समय के साथ साथ उन आंदोलनों की ताकत घटती चली जाती है। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसकी ताकत समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही है और ये आवाज़ किसानों के बीच में। क्या करते हैं और क्या किसानों के सपोर्टर हैं या क्या करते हैं आप? कैसे यहाँ पर हैं? मैं किसानों के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर किसान हैं, सारे भाई किसान हैं और मैं एक महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हूँ। तो राजनीति पढ़ता और पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि असली राजनीति यही है, देश की राजनीति यही है और मैं इसे सीखना चाहता हूँ। एक सीखने के स्टूडेंट के, एक टीचर के नज़रिए से आप यहाँ पर आए विजिट करने की, देख रहे कि होता क्या है। एक दूसरे सज्जन है, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस जिस तरह से इन्होंने बात रखी थी? आप भी इनके साथी हैं क्या? जी, मैं तो कहाँ से आए हैं? राजीव बालिया, मेरठ से आया हूँ और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप भी प्रोफेसर हैं? जी जी जी। ये जो किसानों की मांगे हैं और जो किसान इतनी सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ बैठे हैं, तो ये देखने के लिए आए हैं कि इनकी मांगे जो है वो जायज़ है क्या है। लेकिन हमने यहाँ ऑब्ज़र्व किया इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है और किसानों पर जो अत्याचार, जो इनकी फसलों को लेकर जो इनके मन में संशय, सरकार तो कह रही कि इससे फ़ायदा होगा, विकल्प बढ़ रहे हैं उनके। देखिए, विकल्प कहीं नहीं बढ़े हैं, विकल्प घटे हैं। जब आप किसी बाज़ार को खुला छोड़ेंगे और वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी आएंगे तो आप क्या मानते हैं? किसानों का भले के लिए नहीं आ रहे, वो अपने भले के लिए आ रहे हैं। और ये कानून सीधे सीधे तौर पर बड़े उद्योगपतियों और बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। ये बिल्कुल साफ झलकता है इन कानून से। आप प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया। सरकार उधर कह रही है कि हम नहीं हटेंगे, किसान कह रहे हैं कि नहीं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या लगता है कि किस तरह से कोई रास्ता निकलेगा या कुछ रास्ता निकलना चाहिए? देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी भी समय की सरकार रही हो, जब तक जनता और किसानों की बात नहीं सुनेगी सरकार, उसका सरकार का होने का कोई लाभ नहीं है। ये राजीव जी का कहना है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि जनता है जो सरकार को बनाती है और जिसके हाथ में लोकतंत्र की असली ताकत होती है। एक दूसरे दादा हैं हमारे बुजुर्ग, क्या नाम है दादा? बेद सिंह जी। क्या कहेंगे? सरकार इनकार कर चुकी है, आप धरने पर लगातार बैठे हुए। बच्चे अपना कुछ ना कुछ तो देगी सरकार, सुनेगी। हाँ, मना कर रही है? नहीं सुनेगी, सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। जी, आप क्या कहेंगे दादा? हाँ, बस सुनना पड़ेगा, कह दिया मेरे बड़ सिर ने। सुनना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, हाँ, जिग जाएंगे। अगर ना सुना कभी भी? ना सुना अदबल लौट रहे पढ़िए। यही बात है, इनका कहना है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। इनके पास विकल्प नहीं है सरकार के सामने रखने का कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते तो ऐसा कर लेते। इनका कहना है कि सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी। और दूसरे सज्जन है, क्या नाम है आपका और क्या हम कहेंगे? बागपत से हैं जी। मेरा नाम सुनील है, हम बंदपुर काठा बागपत। ऐसा है जी, ये कानून जो ये लोग कहते हैं कि कानून, इस कानून कितना खतरनाक है। ये किसान के लिए स्वीट भोजन है, धीरे धीरे मृत्यु। ये जो कानून है ये कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन अधिनियम 2020। दूसरा है मूल आश्वासन कृषि सेवा पर किसान, ये अधिनियम 2020। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। पहला पॉइंट ये है कि
इन्होंने प्राइवेट मंडी, हाँ जी बोले, प्राइवेट मंडियों, हाँ। प्राइवेट मंडी सरकारी मंडियों के समानांतर खड़ी कर दी, क्योंकि ये जो बिल है, ये कानून है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए है, ये किसानों के लिए नहीं है। और ये प्राइवेट कंपनी कृषि उपज होगी जब किसान से बॉन्ड करके सस्ते दामों पर, कोई एमएसपी क्लियर नहीं है, कानून नहीं है एमएसपी पर, अपनी मर्जी से फसल का दाम लगाएंगे। फसल खरीदने के बाद जब इनके गोदामों में फसल चली जाएगी, फिर अपनी मर्जी से ये फसल जनता के लिए जो अनाज होगा, गेहूँ, चावल, दाल, ये अपनी मर्जी से जनता को देंगे। हाँ, तो आपका शक ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं किसान की फसल कमजोर दामों पर बिकेगी। और दूसरा पॉइंट ये, इससे खतरनाक पॉइंट ये है कि इसमें सरकार और कंपनी के बीच जो बॉन्ड होगा 10 साल के लिए, अगर वो कंपनी बीज देगी, अनाज देगी, कीटनाशक दवाई देगी, उसके बावजूद उसके अगर ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, अगर कि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ जाती है, तो वो अपनी मर्जी से दाम लगाएगी। और अगर वो कंपनी चाहेगी तो फसल खरीद भी नहीं सकते। और किसान, और सबसे खतरनाक बात यह है किसान के लिए, वो कहीं और बेच भी नहीं सकता। इसलिए ये कानून है ना, ये किसान के हित में नहीं है, ना जनता के हित में। क्या होना चाहिए, रास्ता क्या निकलता है? अब पूरी बात अब ये तीनों टॉपिक पे बोलना देगा, सबको पता लग जाएगा, आप लाइव करना फिर बताना। और तीसरा है आपका, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसान का कंपनी का कोई विवाद होता है तो वो कहीं किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। ये सब प्राइवेट कंपनी के फायदे के लिए है। नहीं, अब कर दिया, अब न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में एक टॉपिक के लिए कर दिया। लेकिन तीसरा पॉइंट है मूल, ये आवश्यक वस्तु समझौता 2020, ये 1955 में एक कानून बनाया था कि जमाखोरी अगर कोई करेगा, ये कानून के विरोध में कोई जमाखोरी नहीं कर सकता। ये कानून रद्द करके इन्होंने कर दिया कि आप जमाखोरी कर सकते हैं, जितना चाहो उतना कर सकते हो। अब ये लोग अपने भंडार में ये अनाज, दाल, चावल जो खाद्यान्न पदार्थ है उसको रख कर फिर अपनी मर्जी से अपने दाम से आम जनता को बेचेंगे। अगर विदेश में अगर कहीं ज़्यादा दाम मिले तो वहाँ पर बेच देंगे, यहाँ की जनता रोटी के लिए, एक अनाज के लिए तरस जाएगी। ये इतना खतरनाक कानून है यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। अब आप इसमें बताओ, इसमें एक अच्छाई क्या है, इसमें बुराई है। इसलिए किसान सड़कों पर पड़ा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ का किसान जो सड़कों पर है, भारत का किसान ये कहता है, हक हम ये लड़ाई अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कानून है जैसे फांसी लगाने के, ये स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे मृत्यु। स्वीट पॉइजन यानी मीठा जहर है, जो लगातार इन्होंने तर्कों के साथ बात रखी है कि जो तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बिल के, वो कहीं ना कहीं किसानों को, आम लोगों को काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। हाँ, आइए सामने आइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँ जी, अभी आपने 1 मिनट पहले चिंता ताऊ जी से एक बात बुझी थी, सरकार मानेगी नहीं तो आप क्या करोगे? हम सरकार थे नहीं, सरकार मारे थे। हमें 5 साल में एक बार जरूर मौका मिला, भले ये मशीन में गड़बड़ कराए, अब का साड़ा लठ लेकर जाएंगे, मशीन तोड़ देंगे, करो गड़बड़। अच्छा, हाँ भाई, लेकिन 5 साल बचे हैं अभी सरकार के पास। 5 बचे, 4 ही तो रह गई है, चौथी में तो आर पार है, चौथी में तो आर पार है, यानी सालों तक इंतजार करने के मूड में है। पक्का लठगाड़ गए। आ जाओ जी दूसरी बात पे। हाँ बताइए। अभी आपने कहा भाई किसानों का बिल वापस क्यों नहीं लेंगे? भाई एक चीज बताओ, इन्होंने जो स्टॉक करना कहा, भाई ने अडानी अंबानी को परमिशन दी, भाई नू बताओ, जब हर आदमी को परमिशन, अडानी अंबानी को, हर बाप भी किसाने करते हैं, मैं भी किसाने करते हैं, नू बता दो कितने माल स्टॉक कर सको। आज लो करी 4 बोरी तुमने स्टॉक करी क्या? भाई जब ये नू गया मैं आदमी कहीं रोक सके। अभी हमारे यहाँ आलू पे स्टॉक करने लगे थे, यहाँ बुलंदशहर के आदमी, यो बाबा नू कहा था स्टॉक पे परमिशन नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे। नंबर 2 का बता कहाँ था फिर भाई, वो नंबर 2 का हो गया था हमारा, जब उनकी नियत है। दूसरी बात, हमारे भगवान किसानों के चौधरी चरण सिंह, उनका नाम तो एयरपोर्ट था, वहाँ अडानी एयरपोर्ट कर दिया। हमारा कोई भाई या कुछ लिखवा ले, हमारे का टैक्स चलानी है सरकार, वो इनका जिज्जा लग गया जो अडानी की एयरपोर्ट का पे नाम अडानी लिख दिया। कौन है वो अडानी? वो एयरपोर्ट पर अडानी और रेल पर अडानी नहीं, वो सत्य खबर नहीं है, वो मतलब क्यों लखनऊ एयरपोर्ट का नाम आप कहते हो नहीं? नहीं। अच्छा, बुझो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है उसका नाम। अरे भैया, आप पड़ोस पे लिखा हुआ अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट,
देखा भी होगा आपने। हाँ जी, अब आप अगर बताओ। कृषि बिलों की बात करें, हाँ कृषि बिलों की उनकी बात करते हैं, हाँ जी उन पे आप बता चुके हैं कि इससे नहीं बता मैं इससे तो नुकसान ही नुकसान है, वेनुक है। चलो नुकसान ही नुकसान है। 4 साल तक आप इंतजार करेंगे, इसके अलावा कोई और बात? हाँ बताम्मा जी, जो ये नुक है सरकार के फायदे गिनावे, आप बाहर जाके माल बेच सकते हो, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। भाई तुम सरकारी दुकान पे माल खरीदो, हमारा मंडी क्यों में बाहर क्यों बिजान दो, और फिर तुम खुद प्राइवेट बेचो, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी वैसे भी गिर रही है आजकल, डाउन जा रहा है देश घाटे में। तो हमारे तो माल खरीद के और सरकारी प्राइवेट को बेच के उसमें बीच में ना कमीशन मिलेगा बहुत मोटा, और देश रईस हो जाएगा। किसान तो नमक की रोटी खा के गुजर बसर करता है, कर रहा है और आगे भी कर लेगा वो तो, पर देश की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं सरकारी दुकान पे माल खरीद कर अडानी अंबानी किसी को भी ये तो तमाम लोग जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उनका स्पष्ट तरक है कि ये जो कानून है उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि इस विरोध का क्या रिजल्ट निकल कर आता है, सरकार किस तरह से इनकी बात को मानती है या किस तरह से जनता को उनके घर भेजती है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी बालिस्टर शर्मा के साथ मनोज शर्मा।